नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो क्लास के साथ आपके अपने YouTube चैनल सैम सर केमिस्ट्री ग्रुप में। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, और उसमें भी मुख्य रूप से हेलो एल्केनों के द्वारा जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाई जाती है, एसन रिएक्शन दर्शाई जाती है, वो कितने प्रकार की होती है और वो किस तरीके से संपन्न होती है, उनकी क्रियाविधि क्या होती है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक इजी है, ध्यान से समझना। ध्यान देना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली SN1 रिएक्शन और दूसरी SN2 अभिक्रिया। यहां ध्यान देना है, आज अपन टॉपिक में जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है SN1 अभिक्रिया। क्या होती है SN1 अभिक्रिया, और नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे SN2 अभिक्रिया। तो ध्यान देना, आज का मुख्य टॉपिक होगा अपना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार है SN1 अभिक्रिया, वो किस प्रकार से संपन्न होती है, क्या होती है SN1 अभिक्रिया। ध्यान देना, टॉपिक है SN1 अभिक्रिया। इन्हें कहा जाता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो मीनिंग वर्ड आया है यहां पर एकाणुक, इसका मतलब क्या होता है। एकाणुक शब्द दर्शाता है इस प्रकार की जो अभिक्रियाओं की जो कोटि होती है, अभिक्रियाओं की कोटि को दर्शाता है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि के दौरान धीमे पद में कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो उस पद को दर्शा रहा है एकाणुक। तो ध्यान देना, एकाणुक शब्द कोटि को दर्शाता है। अब SN1 अभिक्रिया जो होती है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है वो अपन यहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, SN1 अभिक्रिया की पहली विशेषता कि SN1 अभिक्रिया है वो दो चरणों में संपन्न होती है। दो चरणों में संपन्न। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सेकेंड बात, SN1 अभिक्रियाओं की जब क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जब इसकी मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है, तो अभिक्रिया के दौरान जो मध्यवर्ती स्पीसीज बनती है, वो मध्यवर्ती स्पीसीज होती है यहां पर कार्बोकेटाइन। SN1 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तीसरी विशेषता कि SN1 जो अभिक्रियाएं होती है वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। अब क्या होती है प्रथम कोटि, अभी क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। SN1 अभिक्रियाओं की कोटि का जो मान होता है वो 1 होता है। कोटि का मान 1 होने का मतलब ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, अर्थात अभिक्रिया का जो वेग होगा, ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं उनका वेग होगा वो केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पे डिपेंड करता है, केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पे ही डिपेंड करता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग समानुपाती एल्किल हैलाइड की सांद्रता, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 मानी जाती है। नेक्स्ट विशेषता ध्यान देना कि जो SN1 अभिक्रियाएं हैं उनमें जो उत्पाद बनता है, जो उत्पाद बनता है वो रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। उत्पाद बनेगा रेसेमिक मिश्रण। रेसेमिक मिश्रण का मतलब उत्पाद के अंदर 2 रूप प्राप्त होंगे, प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड के 2 रूप प्राप्त होंगे, एक दक्षिणावर्त घूर्णन वाला और एक वामावर्त घूर्णन वाला, और उन दक्षिणावर्त और वामावर्त घूर्णन रूपों का जो मिश्रण होता है वही मिश्रण कहलाता है रेसेमिक मिश्रण। नेक्स्ट, SN1 अभिक्रियाओं के अंदर जो विलायक है, जो विलायक काम में लिया जाता है जिससे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जनरेट होता है, वो
विलायक प्रोटोनिक विलायक, ध्यान देना कैसी प्रकृति का होता है, प्रोटोनिक ध्रुवीय विलायक का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा विलायक यूज किया जाता है जिसमें प्रोटॉन डोनेटिंग क्षमता भी हो और साथ में पोलर नेचर भी हो, ध्रुवीय प्रकृति भी हो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ध्रुव भी उपस्थित होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जलीय माध्यम ले सकते हैं, जल है वो एक प्रोटोनिक और ध्रुवीय विलायक है। तो ये असंवहन अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखो यहाँ पर इन विशेषताओं का अपन डिटेल अध्ययन करते हैं इसकी क्रियाविधि के दौरान, किस प्रकार से असंवहन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान देना यहाँ पर हर एक विशेषता की अपन डिटेल अध्ययन करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं असंवहन अभिक्रिया का, तो ध्यान देना यहाँ पर मैं एक प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड का उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपको रासायनिक मिश्रण अभिक्रिया की कोटि इन सब की डिटेल पता चल सके। तो ध्यान देना एक प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड ये एक मैंने प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लिया है जिसमें देखो ये किरेल कार्बन को दर्शाता है, क्योंकि कार्बन के चारों बंध है वो 4 अलग अलग समूह से जुड़े हुए हैं, तो ये किरेल कार्बन है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार से बंधों की स्थिति को दर्शाया है। हेलोजन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ जो स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड है वो दर्शाता है कि कार्बन के साथ जो हेलोजन और हाइड्रोजन जुड़े दोनों एक तल में उपस्थित है। ये जो डैश लाइन दर्शाई गई है ये दृष्टा से दूर स्थित समूह को दर्शा रही है, और ये जो वेज रूप में मैंने आर डैश समूह दर्शाया है ये दृष्टा की ओर समूह को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कागज के तल के अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, वेज रूप में जो समूह जुड़ा हुआ है वो दृष्टा की ओर समूह है, आर डैश समूह जुड़ा हुआ है दृष्टा की तरफ, और जो बैक साइड में समूह जुड़ा हुआ है वो है डैश रूप में दर्शाया गया समूह है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट बन जाता है इस प्रकार की अभिक्रियाओं में। अब ध्यान देना ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्किल हैलाइड में से जो हेलोजन समूह है अधिक विद्युतऋणी प्रकृति की वजह से यहां से हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन निकल लेकर के चला जाता है, यहां से ये हेलोजन समूह है बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। तो अपने पास ये ध्यान देना क्या बनता है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, साथ में जो एल्किल हैलाइड है उसकी स्थिति आकृति चेंज हो जाएगी। अब की बार पहले 4 बंध थे उसकी वजह से ये चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होता है। जब हेलोजन समूह यहां से निकल जाएगा, अक्स माइनस समूह यहां से रिलीज हो जाएगा तो कार्बन की 3 बॉन्ड रह जाएगी, और यहां पर ध्यान देना ये 3 बॉन्ड की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रही है ये त्रिकोणीय समतली ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान देना कि प्रथम पद में ये जो धनावेशित स्पीसीज बनी है, जो मध्यवर्ती स्पीसीज बनी है, ये मध्यवर्ती स्पीसीज है वो क्या कहलाती है, कार्बोकेटाइन। उच्च ऊर्जा युक्त धनावेशित कार्बनिक स्पीसीज बनती है जिसमें कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनावेश उत्पन्न होता है, ऐसी स्पीसीज कार्बोकेटाइन बनती है। तो ध्यान रखना असंवहन अभिक्रियाओं में प्रथम पद के अंदर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। ये जो प्रथम पद होता है ये धीमा पद होता है, ये ध्यान देना ये धीमा पद होता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो सबसे धीमा पद होता है वो धीमा पद ही हमेशा ध्यान रखना वेग निर्धारक पद होता है।
जो धीमा पद होता है उसको वेग निर्धारक पद कहा जाता है, और इस वेग निर्धारक पद के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस अभिक्रिया के अंदर आपने ध्यान दिया हो तो धीमे पद में केवल एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल ही रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो यहां जो अभिक्रिया की कोटि है या अभिक्रिया का जो वेग है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 मानी जाती है। अब ध्यान दो, SN1 अभिक्रिया के अंदर धीमे पद में केवल इसी एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल की सांद्रता में परिवर्तन होगा, एक मॉलिक्यूल ही भाग ले रहा है केवल, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 मानी जाती है। तो प्रथम पद के अंदर कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो कि तीव्र स्टेप होती है, इसके अंदर ये जो उच्च ऊर्जा युक्त कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ है, ये जो कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ है इस पर शीघ्रता से कौन अटैक कर देता है, शीघ्रता से जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, जो OH माइनस अभिकर्मक है, जो कि पोलर सॉल्वेंट से, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट से क्रिएट हुआ है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये शीघ्रता से, ये जो पद होता है ये तीव्र पद होता है, ये शीघ्रता से इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देता, आक्रमण कर देता है। अब यहां ध्यान देना है कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो SN1 अभिक्रियाओं में जब कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ता है तो ये फ्रंट साइड में भी जुड़ सकता है, सामने से भी अटैक कर सकता है, और OH माइनस है वो कार्बोकेटाइन पर बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब जब उत्पाद बनता है तो दोनों प्रकार के विन्यास प्राप्त होंगे। एक विन्यास जिसके अंदर नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो, ध्यान देना, सामने की तरफ जुड़ा हुआ होगा, जैसे ये रूप हो गया। दूसरे में जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक बैक साइड से पश्चिम दिशा से आक्रमण करेगा तो उल्टा विन्यास प्राप्त होगा। तो ध्यान देना, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, दोनों जो उत्पाद में विन्यास प्राप्त हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो यहां ध्यान देना, एक दर्पण प्रतिबिंब दक्षिणावर्त घूर्णन वाला और एक होगा वामावर्त घूर्णन वाला। तो एक को बोला जाता है डी रूप और दूसरे को कहा जाता है एल रूप। तो जो डी और एल का जो मिश्रण होता है, डी रूप और एल रूप का जो मिश्रण होता है, इसी मिश्रण को कहा जाता है रेसेमिक मिश्रण। तो आपको ध्यान देना है कि SN1 अभिक्रियाओं के अंदर जो उत्पाद बनता है वो रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस उत्पाद के अंदर नाभिक स्नेही अभिकर्मक सामने की तरफ और पीछे की तरफ दोनों प्रकार से जुड़ सकता है, जिससे 2 प्रकार का विन्यास संभव होता है, और इन्हीं विन्यासों वाले मिश्रण को कहा जाता है रेसेमिक मिश्रण। तो इस प्रकार से यह SN1 अभिक्रियाएं संपन्न होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब देखते हैं यहां पर कि जो SN1 अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसमें जो एल्किल हैलाइड काम में लिया जा रहा है उसकी क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा। अब उसकी क्रियाशीलता का क्रम समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो इस कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के आधार पर ही एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता दर्शाई जाती है। ध्यान देना, कार्बोकेटाइन की स्थायित्व के आधार पर ही एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता दर्शाई जाती है। अब देखो किस प्रकार से एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाया जाता है। तो ध्यान देना, SN1 अभिक्रियाओं के दौरान जो एल्किल हैलाइड काम में लिया जा रहा है, एल्किल हैलाइड की
क्रियाशीलता का क्रम। तो ध्यान दो, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है वो डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो यहां ध्यान देना, क्रियाशीलता समानुपाती कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, क्रियाशीलता समानुपाती कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। तो आपने ध्यान दिया, अपने पास 3 अलग अलग प्रकार के कार्बोकेटाइन होते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड लेते हैं अपन। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और मैथिल हैलाइड। अब ध्यान दो कि आपने ध्यान दिया है कि SN1 अभिक्रिया के अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कार्बोकेटाइन पर। अब देखो, कार्बन के साथ जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े रहेंगे, एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होती है। तो जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े रहेंगे वो उतनी शीघ्रता से कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन धकेलकर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको संतुलित कर देंगे, जिससे कार्बोकेटाइन स्थायी हो जाएगा और क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। तो यहां ध्यान देना कि सबसे ज्यादा एल्किल समूह है वो किसके पास होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के अंदर। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर और सबसे ज्यादा स्थायी होगा। उससे कम स्थायी होगा 2 डिग्री, फिर सबसे कम होगा 1 डिग्री और मैथिल हैलाइड। तो ध्यान देना, यहां पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होगा, यहां ध्यान देना 3 बड़े एल्किल समूह है। तो यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा बजाय किसके, 2 डिग्री के। फिर 1 डिग्री और लास्ट में मैथिल हैलाइड। तो ध्यान देना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 3 बड़े एल्किल समूह की वजह से स्थायित्व तो सबसे ज्यादा होगा, तो ये क्रियाशीलता का ये क्रम हो गया इस प्रकार से। तो ध्यान देना, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर। तो इस प्रकार से ये SN1 अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जैसे लास्ट में मैंने एक एग्जांपल आपको जो अभिक्रिया दर्शाई है वो मैंने एग्जांपल की सहायता से आपको समझा दिया। बाकी एग्जांपल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ाई थी उसमें एग्जांपल खूब सारे करवा रखे हैं।